आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड हम देखेंगे। चैप्टर 10। कंट्री साइड मतलब गांव। गांव में क्या था कॉलोनियलिज्म, कैसा था कॉलोनियलिज्म। बंगाल में स्टैब्लिश हुआ और उसके बाद बंगाल में ये बोला कि चलो गांव को रीऑर्डर किया जाए। लैंड राइट्स आए, नया रेवेन्यू सिस्टम आया। तो इसमें सबसे पहले आया परमानेंट सेटलमेंट। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर जमींदार के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया। सिंपल परमानेंट सेटलमेंट मतलब परमानेंटली सेटल कर रहे हैं। लैंड रेवेन्यू था ये, लैंड रिफॉर्म्स थे। और जो स्टेट्स नहीं पैसे दे पाएंगे उनको बेच दिया जाता था। मतलब आपको रेवेन्यू देना है सरकार को, और अगर आप नहीं दे पाए, जो लैंड से, जो जमीन से रेवेन्यू नहीं आता था, उसको नीलाम कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, लैंड प्रॉब्लम्स, जमीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बंगाल वैसे ही क्राइसिस में है। एग्रीकल्चर, ट्रेड और रेवेन्यू जो है वो तभी हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, और रेवेन्यू जो है उसको फिक्स कर देते हैं परमानेंटली। तो सबसे पहले कंपनी को रेवेन्यू आएगा, रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, और एंटरप्रेन्योर भी सिक्योर फील करेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सही दिशा में जा रहा है। तो बहुत डिबेट हुई और फाइनली परमानेंट सेटलमेंट जो है वो आया। राजा और तालुकदार जो बंगाल में थे उनके साथ मिलकर कंपनी ने ये लागू कर दिया। अब राजा तालुकदार जमींदार थे, जमीन के मालिक। अब जमींदार क्या था कि ये क्या करते थे, इनको एक फिक्स रेवेन्यू देना होता था कंपनी को। और जमींदार एक लैंड ओनर नहीं थे लेकिन रेवेन्यू कलेक्टर थे। ठीक है, जमींदार हाँ लैंड ओनर नहीं थे विलेज में, ये रेवेन्यू कलेक्टर थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो जमींदार जैसे कई बार 400 गांव इनके अंदर आते थे और कंपनी जो है वो बताती थी कि कितना रेवेन्यू आएगा। इतने सारे गांव एक स्टेट बन जाता था, तो एक स्टेट से कितना रेवेन्यू आएगा। कंपनी टोटल डिमांड जो है, इंटायर स्टेट में कितनी डिमांड है, जो रेवेन्यू है जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड है टू पे, ठीक है, वो कितना। मतलब कंपनी बेसिकली क्या था कि जमींदार के पास बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे, और कंपनी जो थी वो जो जमींदार मतलब एक रेवेन्यू स्टेट में जैसे 400 गांव है, उसमें कितनी जमींदारी देनी है, कितना रेवेन्यू देना है, वो कंपनी फिक्स करती थी। समझ रहे हो? और वो रेवेन्यू ये जमींदार जो है वो देता था, और बाकी पैसे, देखिए पैसे तो जमींदार के पास, जमीन नहीं है तो ये है क्या, ये बेसिकली एक तरीके का रेवेन्यू कलेक्टर है ना। मतलब ये देख रहा है कि खेती वेती सही हो रही है कि इन्वेस्टमेंट ठीक हो रहा है कि खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कुछ पार्ट ये रख ले रहा है और कुछ जो है ये कंपनी को दे दे रहा है। ठीक है, तो जमींदार वही है कि सारे गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और कंपनी को पैसे देता था, और जो डिफरेंस बचता था वो ये खुद ले लेता था। और ये चीज़ें लगातार ये कंपनी को पैसा देता रहता था, वरना स्टेट ऑक्शन हो जाती, किसी और जमींदार के पास चली जाती। तो जमींदार कई बार पेमेंट को डिफॉल्ट भी करते थे। देखो कंपनी को लगा कि फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड जो है वो जमींदार को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, और जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जमींदारों को ये भी इंकरेज किया जाता था कि आप इन्वेस्टमेंट करो, जमीन पे आप पैसा लगाओ और आपको पैसा बदले में मिलेगा, आप अपनी स्टेट को इंप्रूव करो। ठीक है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार पैसे दे ही नहीं पाते थे, काफी ज्यादा डिफॉल्ट पेमेंट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी, डिमांड अच्छी खासी थी। तो यही था कि अगर डिमांड वॉज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम टू कम, द कंपनी वुड नेवर बी एबल टू क्लेम अ शेयर ऑफ इंक्रीज्ड इनकम फ्रॉम लैंड व्हेन प्राइसेस रोज। मतलब शुरू में ही, जैसे मान लो कि अगर रेवेन्यू आपको 20 रुपए देना है या 50 रुपए रख देते थे। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड रेवेन्यू है ना। मतलब अगर मान लो कि कल्टीवेशन बहुत बढ़िया हुई, खेती बहुत बढ़िया हुई, तो आप खेती हुई और आपको पैसे बहुत ज्यादा देने हैं कंपनी को, लेकिन आपने तो पहले से फिक्स करके रखा कि इतने ही पैसे देंगे। तो इसको कंपनसेट करने के लिए कंपनी पहले से इतना पैसा रखती थी कि अगर मान लो खेती ज्यादा हुई तो हमको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। समझे आप? कि मान लो कि जैसे खेती बहुत बढ़िया हुई, आपको कंपनी को 20 रुपए मान लो कि आपको रेवेन्यू देना है, लेकिन खेती आपकी हुई कि आपको 50 रुपए देने पड़ सकते हैं, इतनी अच्छी हुई, लेकिन दोगे आप 20 रुपए। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा तो उस समय हमको लॉस हो जाएगा, तो बेस्ट यही है कि शुरुआत से ही हाई रख दो, 50 रुपए ही रख दो। ये बहुत, तो इतना ज्यादा पैसा दे ही नहीं पाते थे।
उसके बाद 1790s में हाई डिमांड को इंपोज किया गया, जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा कम था। रैयत जो थे वो जमींदार को पैसे दे ही नहीं पा रहे थे। रैयत जो कल्टीवेशन करते थे, जो यहां पे काम करते थे, ये था परमानेंट सेटलमेंट। तीसरा, रेवेन्यू जो था इट वॉज इनवेरिएबल, फिक्स था। ये मैंने बताया ना कि हार्वेस्ट कैसी भी हो, खराब हो गई खेती, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको पैसा चाहिए, दैट्स इट। तो सनसेट लॉ था कि अगर पेमेंट सनसेट के समय नहीं आया, सूरज ढलने के समय तक नहीं आया, तो जो जमींदारी है उसको बेच दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। चौथा, परमानेंट सेटलमेंट जो है, शुरुआत में इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार। जो रैयत थे, जो रैयत किसान जो इन गांव की जमीनों पे काम करते थे, वो इनसे रेंट कलेक्ट करते थे, ठीक है, और वहां से ही जमींदारी को मैनेज किया जाता था। लोकल जस्टिस, लोकल पुलिस जमींदार के पास नहीं थी, जस्टिस वो नहीं दे सकते थे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, ठीक है। तो कलेक्टोरेट जो था दैट इमर्ज एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी। तो जमींदार को खाली आप रेवेन्यू कलेक्ट करो और कुछ भी नहीं, तो लिमिटेड पावर थी, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी ज्यादा नहीं हो पाया। अब जोतेदार्स का राइज हम देखते हैं। जोतेदार्स अमीर थे, ठीक है, ये देवर रिच पेजेंट्स। जो किसानी थे ना, अमीर किसान बेसिकली, और ये अपनी 18वीं सेंचुरी आते आते इन्होंने अपनी पोजीशन अच्छी खासी कर ली थी। जोतेदार के पास अच्छा खासा लैंड भी था, जमीन भी थी, लोकल ट्रेड को भी ये कंट्रोल करते थे, अच्छी खासी पावर थी। तो रूरल बंगाल में आप देख सकते हो पावर कैसी थी। सबसे पहले थी कंपनी, ठीक है, उसके ऊपर था जमींदार, कंपनी के नीचे था, नहीं कंपनी के सॉरी सबसे ऊपर थी कंपनी, फिर था जमींदार, ठीक है। अरे यार, जमींदार, रैयत, और रैयत के अंडर जमीन, देखो ये एक कंपनी थी, ये है जमींदार। पहले सब पैसा कंपनी को जाता था, जमींदार बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था। फिर आता था आपका रैयत। रैयत कौन था? रैयत आपके किसान, उसके नीचे अंडर रैयत और लोग थे जो कि फील्ड में काम करते थे, समझ गए। फिर था जोतेदार। जोतेदार अमीर रैयत थे और इसके नीचे अगेन रैयत काम करते थे। तो ये पूरी हायरार्की थी। तो जमींदार जो थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे, शहरों में रहते थे। जोतेदार गांव में ही रहते थे, हालांकि ये भी जमींदारों को ही पैसा देते थे। और ये जो है जोतेदार, थोड़ी सी इनकी पहुंच ज्यादा होती थी। अगर मैं शहर में रह रहा हूं और अगर मेरा काम गांव में है तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शहर में रह रहा हूं और मैंने गांव, एक अमीर कोई इंसान है या किसी की बढ़िया अथॉरिटी है, मैंने उसको वो पोजीशन दे दी, तो वो ज्यादा अच्छे से जान पाएगा ना गांव को। तो यही होता था, जोतेदार गांव को अच्छे से जानते थे और इनका कंट्रोल होता था। कई बार ये जमींदार के खिलाफ खड़े हो जाते थे, है ना। कई बार जो जमींदार बोलते थे ना, नहीं मानेंगे, जाओ भाड़ में जाओ। और कई बार ये ड्यूटीज एग्जीक्यूट करने से भी इनको रोक लेते थे। कई बार ये रैयत को मोबिलाइज कर देते थे। जोतेदार के ऊपर बहुत सारे रैयत, अभी देखा ना कि जोतेदार के नीचे भी रैयत आते हैं ना, ठीक है। तो कई बार क्या था कि ये बहुत सारे रैयत किसानों को मोबिलाइज कर देते थे और उसके बाद बोलते थे खत्म करते हैं। और कई बार जबरदस्ती जमींदार को पैसा देर में दिया जाता था। तो जब जमींदार का स्टेट ऑक्शन किया जाता था कि रेवेन्यू आया नहीं, जोतेदार सबसे पहले आ जाते थे। तो सोची समझी साजिश होती थी कि जमींदारों को नीचे गिराएंगे और जैसे ही इनकी जमीन बेची जाएगी हम खरीद लेंगे। तो नॉर्थ बंगाल में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो ये हिसाब किताब था। इससे जमींदारी अथॉरिटी वीक हुई। अब जमींदार ने भी रेजिस्टेंस किया। अब जब जमीन अथॉरिटी जो है जमींदार की रूरल एरियाज में वीक हुई, कोलैप्स नहीं हुई, वीक हुई, तो अगेन ऑक्शन का, नीलामी का खतरा मंडराता था। तो बहुत सारे इन्होंने तरीके अख्तियार किए। सबसे पहले तो फिक्टिशियस सेल करते थे। ये सेल हुई नहीं है, दिखा देते कि हाँ सेल हुई है। ऑक्शन को मैनिपुलेट करते थे कि ठीक है हमारी जमीन बेचोगे ना, हम ही खरीद लेंगे, जाओ। रेवेन्यू को जानबूझ के विथहेल्ड करते थे, देते ही नहीं थे। अगर लोग जमींदार के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं तो उनको भी धमकाते थे। अगर मान लो जमींदार की कोई जमीन खरीद रहा है, एस्टेट को खरीद रहा है, तो बोलते थे खरीदी तो बहु मारेंगे तुमको। ऐसा था। अनपेड बैलेंसेस एक्यूमुलेट होता रहता था, है ना। जैसे मान लो क्या था कि जमींदार पैसा देते ही नहीं थे। कह रहे सर पैसा इस बार खेती बहुत खराब हुई है। अब अंग्रेज बोलता था है जमींदार हमको पैसा चाहिए, सुनने हमको पैसा नहीं दिया। कहता सर सरकार इस बार खेती बड़ी खराब हुई है,
हालांकि खेती बढ़िया होती थी, जानबूझ के ये पैसा नहीं देते थे। ठीक है, तुम्हारा स्टेट को बेच दिया जाएगा। तो जब को इनके जमींदार के पास पैसा खूब होता था, क्योंकि वैसे भी ये रेवेन्यू नहीं देते थे, ये तरीका होता था कि कैसे ये इस सिस्टम को बाईपास कर सके। तो ये क्या करते थे, जैसे ही ऑक्शन, जैसे ही स्टेट इनका बेचा जाता था, यही खरीद लेते थे कम दामों पे, है ना। तो ये चीज थी। अब उसके बाद वंस अगेन इट वाज बॉट बाय जमींदार एजेंट्स। जैसे ही जमींदार एजेंट्स इनको खरीदते थे, फिर से मनी पेड नहीं होता था और ऐसे फिर ऑक्शन होता, तो ऐसे करते करते जमींदारों के पास अच्छी खासी स्टेट हो जाती थी, है ना। और स्टेट को ही एग्जॉस्ट कर दिया जाता था और बाकी बिडर्स बचते ही नहीं थे। तो एट द एंड जीतता कौन था? जमींदार। तो सबसे लो प्राइस पे जमींदारों को बेचा जाता था। समझिए अब क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जमींदार पैसे देते नहीं थे। अब कोई स्टेट है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का स्टेट है, जमींदार ने तो पैसा दिया नहीं ना, तो वो पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाता था। उस 10 लाख रुपए से वो स्टेट खरीद लेते थे। फिर क्या करते थे? फिर ये पैसा नहीं देते थे, ठीक है, फिर ये पैसा नहीं देते थे, फिर पैसा एक्यूमुलेट, फिर ये खरीद लेते थे जैसे ऑक्शन होता था। ये चलता जाता था लगातार, और धीमे करते करते बिडर्स आते ही नहीं थे कि यार ये तो इन्हीं को पास ही जाएगा। तो ऐसे प्राइस बहुत कम हो जाता था, 4-5 लाख का हो जाता था। तो जो स्टेट 10 लाख का था वो 5 लाख का फायदा जमींदारों को हो जाता था, उतने कम में मिलता था। ये एक साइकिल थी ऐसा। तो कभी भी जमींदार फुल रेवेन्यू पे करते ही नहीं थे, और कंपनी कभी अनपेड बैलेंसेस रिकवर कर ही नहीं पाती। तो परमानेंट सेटलमेंट ये कंपनी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ। फिर 19वीं सेंचुरी के बाद डिप्रेशन जो था वो ओवर हुआ। अब जो सर्वाइव किए, ठीक है, 1790s में उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया था। फिर उसके बाद रेवेन्यू पेमेंट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया। अब जमींदार की पावर विलेज पे थोड़ी और ज्यादा ताकतवर दी गई। ग्रेट डिप्रेशन 1930s फाइनली कोलैप्स, और जोतेदार अगेन दे हैव कंसोलिडेटेड देयर पावर। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट 18वीं सेंचुरी में पास किए थे, एक के बाद एक। अब इसमें यही था कि सबसे पहले तो कंपनी लगातार रिपोर्ट जारी करेगी। तो 5th रिपोर्ट आई थी। 5th रिपोर्ट ने रूरल बंगाल में हो क्या रहा था ये बताया। यही था कि 5th रिपोर्ट पूरी तरीके से एक्सेप्ट, हम पहले तो आज जो हिस्टोरियंस है वो बोलते हैं कि 5th रिपोर्ट को हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रिसर्चर्स ने इसको एग्जामिन किया, बंगाल जो जमींदार थे वहां पे, लोकल रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ देखा, ठीक है। और यहां पे क्रिटिसाइज किया गया कि कंपनी की वजह से, कंपनी का जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना घटिया एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी वजह से क्राइसिस आई है। 5th रिपोर्ट ने जो ट्रेडिशनल जमींदारी सिस्टम को, जो उसका कोलैप्स था, उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बताया है और ओवर एस्टिमेट किया है। एक्चुअली में इतनी बुरी हालत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती ओवर एस्टिमेशन है कि जमींदार जो है अपना जो लैंड है वो खोते जा रहे थे। उसके बाद 19th सेंचुरी में फ्रांसिस बुकेनन, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन थे, वो राजमहल हिल्स है। अब उन्होंने डायरी लिखी जहां जहां वो गए, ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिस होती थी, क्या क्या उन्होंने एनकाउंटर किया। तो यहां से काफी सवाल उठते हैं, या ये बताते हैं, इट टेल्स अस अबाउट अ मोमेंट इन टाइम बट नॉट अबाउट द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। मोमेंट टाइम ठीक है, जहां जाकर वहां बताते हैं, लेकिन उनके बारे में जो लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे थे, उनका इतिहास ये अच्छे से नहीं बताते हैं। 18th सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि जो हिल फॉक्स थे उनको पहाड़ियास बोला जाता था, है ना। वो राजमहल हिल्स के अराउंड रहते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जिंदा रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वो प्रैक्टिस करते थे, ठीक। जब तक फर्टिलिटी थी तब तक उगाते थे, उसके बाद ये नए एरिया में चले जाते थे। महुआ जो कि फ्लावर होता है वो कलेक्ट करते थे खाने के लिए, सिल्क, रेसिन, ये सब कलेक्ट करते थे, चारकोल प्रोड्यूस करते थे। ये राजमहल हिल्स झारखंड में है, आपको पता है ना। तो ये सब मतलब यहाँ पे जो राजमहल हिल्स थी उसको मैं सब इस तरीके का हिसाब किताब होता था। तो जो लाइफ थी पहाड़ियास की, एज हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रेयरर्स, दे वर कनेक्टेड टू फॉरेस्ट। ये पूरी तरीके से जंगलों पे, और ये देखिए ये सिर्फ इनका नहीं, जो भी पहाड़ियास थे बाकी और जगह पे भी, दे डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, है ना। इंटायर रीजन, पूरा का पूरा जंगल ही हमारा है, और यही इसी से ही हम सरवाइव कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी आउटसाइडर यहां पे आता था, ये मार के भगा देते थे। जो चीफ था वो यूनिटी ऑफ द ग्रुप को मेंटेन करता था, डिस्प्यूट को सेटल करता था। हर एक ट्राइब का एक चीफ होता था। और जो एग्रीकल्चरिस्ट, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनको भी ये लोग रेड करते थे। ये रेड बहुत ज़रूरी थी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि कई बार खाना नहीं होता था,
तो इन्हीं एग्रीकल्चर विलेजेस पे रेड करके ये लोग गुजर बसर करते थे और पावर भी एसर्ट करते थे कि देखो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। कई बार ये पॉलिटिकल रिलेशंस में भी हस्तक्षेप करते थे। अगर कोई जैसे ब्रिटिशर आते थे तो उनके साथ भी नेगोशिएट करते थे कि चलो हम तुमको फॉरेस्ट में जगह दे देंगे, ठीक है, बदले में तुमको हमको ये देना पड़ेगा, ऐसा। अब ब्रिटिश क्या कहते, ब्रिटिश जब आई तो उन्होंने बोला कि इस सबको हटाओ, ये जो राजमहल हिल्स में ये सब जो जंगल हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि जमींदार और जोतेदार को जमीनें देनी है ना, ब्रिटिश को रेवेन्यू चाहिए। तो यहां पे जो अनकल्टिवेटेड लैंड था उसको राइस फील्ड में तब्दील करो, पूरे जंगल को खत्म किया जाता था, जंगल को काटा जाता था और एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश के लिए सेटल्ड एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि लैंड रेवेन्यू आता रहे, क्रॉप आते रहे ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके और एक ऑर्डर्ड सोसाइटी को वो बना सके, ठीक है। इन लोगों को, ये सैवेज, अनपढ़, गंवार, जिनको कुछ नहीं आता है, जो राजमहल, जो ट्राइबल्स थे, ऐसे देखते थे ये। तो इसीलिए फॉरेस्ट हैज टू बी क्लियर्ड, सेटल्ड एग्रीकल्चर को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, लोगों को टेम करना पड़ेगा, सिविलाइज करना पड़ेगा। और जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता था, फॉरेस्ट और पास्चर कॉन्ट्रैक्ट होते गए। सिंपल सी बात है ना कि जंगलों को काटा जाएगा ना तभी तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ, जंगलों को काटा गया और ये जो ट्राइबल्स थे इन्होंने अपना घर खो दिया। तो इसलिए ब्रिटिशर और इन जंगलों, ये जो आदिवासी हैं, इनके बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती थी, स्पेशली जो पहाड़ियों पे रहते थे। अब ये कॉलोनियल ऑफिसर्स पहाड़ियों को कई बार कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, और ये हर जगह सिचुएशन थी, याद रखिएगा, सिर्फ झारखंड में राजमहल हिल्स में नहीं, इनको कंट्रोल करते थे, सबड्यू करते थे। ब्रूटल पॉलिसी थी, खत्म कर दो, एक्सटर्मिनेट कर दो सबको, हंट करो पहाड़ियों को और मारो क्योंकि हमको जमीन चाहिए। तो इस तरीके की कैंपेन जो है वो चलती थी। सब कुछ बर्बाद कर देते, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, एवरीथिंग, दे स्नैच ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देम, जो ब्रिटिशर है, ऐसा था। अब जो लोअर हिल्स थी वहां पे संथाल सेटलर्स थे, ठीक है, और पहाड़िया जो है वो राजमहल हिल्स के बिल्कुल डीपर, दे लिव डीपर इनटू पहाड़िया है राजमहल हिल्स, क्योंकि अब इनको पता था अगर आउटस्कर्ट्स में रहेंगे, राजमहल हिल के एकदम कोर जगह पे रहेंगे, मिडिल में रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ये लोग हमको मारेंगे, ठीक है। तो ऐसा थी। तो जो पहाड़िया की जो लाइफ होती थी, इट वॉज सिम्बलाइज्ड बाई हो, जो टूल नहीं होता है जिससे वो घास वास काटी जाती है, वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे। और सेटलर्स प्लॉ से वो रिप्रेजेंट होता था। तो जो सेटलर्स मतलब जो ब्रिटिशर थे और जो हो मतलब ये जो पहाड़ियास थे, इन दोनों के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी। अब संथाल्स है, संथाल्स रिबेलियन आपने सुना होगा, ये पॉनियर सेटलर्स थे। बंगाल में 1780 में इन्होंने आना शुरू किया। जमींदार ने इनको हायर किया था ताकि वो अपने लैंड को रिक्लेम कर सके और कल्टीवेशन को एक्सपैंड कर सके। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इनको इनवाइट किया था कि आप आओ और इन जंगलों में आप सेटल हो जाओ। पहाड़िया ने बोला कि नहीं, हम फॉरेस्ट को कट नहीं करने देंगे, हम पहाड़, ये जो जंगल है उसको एग्रीकल्चर के लिए काटने नहीं देंगे, दैट्स इट। लेकिन कोई इसका फायदा नहीं हुआ। संथाल जो थे वो आइडियल सेटलर्स थे, जहां पहाड़िया थोड़े से क्या कहते हैं कि थोड़े ढीठ थे, लेकिन संथाल जो थे देवर आइडियल सेटलर्स। फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और लैंड को भी प्लॉ करते थे अच्छे से, है ना। संथाल्स को लैंड भी दिया जाता, जमीन भी दिया जाती थी और ये राजमहल के फुटहिल्स पे सेटल हो गए। 1832 में अच्छा खासा इनके पास लैंड आ गया और अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज डेमार्केटेड को, ठीक है, और ये संथाल का लैंड था। अब जब लैंड को ग्रांट किया गया, ठीक है, मतलब 1840 आते आते 50 आते आते संथाल्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, विलेजेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो संथाल जो थे जब राजमहल की पहाड़ियों पे सेटल होते थे तो पहाड़ी रेजिस्ट करते थे, है ना, रेजिस्ट करने का, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि संथाल ज्यादा ताकतवर था और ब्रिटिशर का भी सपोर्ट था। तो पहाड़ियां और हिल्स के अंदर चले जाते थे। जहां पे संथाल आते थे वहां पे ये सेटल नहीं होते थे, ठीक है। अपर हिल्स, रॉकी अपर हिल्स में जहां पे सिचुएशन बड़ी खराब थी, दुर्गम जगह थी, बड़ा मुश्किल था पहाड़ियों के लिए, वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे। और संथाल जो है वो थोड़ा सा कमर्शियल क्रॉप उगाते थे, ट्रेडर्स मनी लेंडर से डील करते थे, तो इनके पास पैसा अच्छा खासा आता जा रहा था। इस तरीके का हिसाब किताब था। लेकिन संथाल ने ये बहुत जल्द
देख लिया कि ये ब्रिटिशर हमको धोखा दे रहे हैं, जो जमीन ये लेके आए हैं ये इनके हाथों से छूटती जा रही है। कैसे? ब्रिटिशर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा। मनी लेंडर जिनको दिकूज बोला जाता था, ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज कर रहे हैं। और अगर मान लो कि कोई कर्ज है और अगर इन्होंने नहीं चुकाया तो इनका पूरा का पूरा जमीन ही ले देते थे, है ना। तो जो दामिनी को एरिया था उस पर कंट्रोल जमींदारों का आता जा रहा है। तो संथाल को लेके कौन आया था? ब्रिटिशर, ताकि पहाड़ियों को खत्म किया जाए, पीछे भेजा जाए। संथाल को सब कुछ दिया, लेकिन अब संथाल को भी ये खत्म कर रहे थे। ठीक है, तो 1850 आते आते संथाल ने बोला बस वक्त आ गया है, रिबेलियन शुरू करते हैं। तो इसको संथाल रिवोल्ट बोला जाता है। 1855-56 में संथाल परगना को क्रिएट किया गया था। ठीक है, भागलपुर और बीरभूमि को, ये डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया और संथाल परगना को क्रिएट किया गया। अब कॉलोनियल को लगा, क्योंकि देखिए ये रिवोल्ट बड़ा सक्सेसफुल हुआ, इनको पूरी अपनी टेरिटरी मिल गई, लेकिन कॉलोनियल स्टेट जो ब्रिटिशर, तो उनको लगा कि ठीक है नई टेरिटरी अगर संथाल को दे रहे हैं और स्पेशल लॉ लगा रहे हैं तो संथाल मान जाएंगे। ये इस तरीके का था, ये संथाल थे, बहुत बैंड बजा दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद बॉम्बे डेक्कन में भी यही हालत खराब, यही हालत। 19th सेंचुरी में एक के बाद एक रिवोल्ट हुए, पूरे भारत में एक के बाद एक रिवोल्ट हुआ। 1875 में डेक्कन में हुआ, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स, मनी लेंडर्स रहते थे। पूना में रिवोल्ट स्प्रेड हुआ जो अहमदनगर तक गया, अगले 2 महीने तक चला। 30 गांव में ये रिवोल्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साहूकार को अटैक किया गया, किताबों को जलाया गया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स 1857 इधर क्रांति चली थी, इधर और रिवोल्ट हो रहा था। तो आप ये समझिए कि एक के बाद एक रिवोल्ट हुए 19th सेंचुरी में। तो नए रेवेन्यू सिस्टम लेके आए। ठीक है, ब्रिटिशर ने कहा कि यार ये तो गड़बड़ है, तो अब हमको एक नया रेवेन्यू सिस्टम लाना पड़ेगा। ठीक है, 19th सेंचुरी में। अब 1810 में एग्रीकल्चर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, हार्वेस्ट प्रोड्यूस भी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बंगाली जमींदारों की जो कंडीशन थी वो अच्छी खासी थी, खूब पैसा कमा रहे थे। कॉलोनियल स्टेट एक्चुअली कुड नॉट क्लेम एनी शेयर, परमानेंट सेटलमेंट से उनको ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा था, मैंने अभी आपको बताया। तो अब क्या करें? टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ। ऑफिशियल्स ने पॉलिसी डिवाइस की। 1820 में डेविड रिकार्डो को, जो कि बहुत इंग्लैंड के एक सेलिब्रेटेड फिगर थे, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन आइडियाज, लैंड ओनर शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट प्रिविलेज्ड एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पे आपके पास जितना पैसा है आप क्लेम करते हो वो आपके पास रहेगा, लेकिन अगर वही जमीन आपको ज्यादा पैसा दे रही है तो आपके पास सरप्लस है, वो आपको स्टेट को देना पड़ेगा, वो आपको ब्रिटिशर को देना पड़ेगा, ताकि जमीनों की हम स्थिति सुधार सके। तो बस हिस्ट्री ऑफ बंगाल जो थे उन्होंने इस रिकार्डो थ्योरी को कंफर्म किया और ये चीज लागू कर दी। ठीक है, तो यहां पे जो जमींदार थे दे सीम्ड टू हैव टर्न्ड इनटू रेंटियर्स। अब जमींदार के पास जमीन गई, अब वो रेंट देने लगे। ठीक है, वो अपने लैंड को लीज आउट पे देते थे, वो रेंटल इनकम्स पे, दे वर लिविंग ऑन रेंटल इनकम्स। तो नया जो रेवेन्यू सिस्टम था वो आया रैयतवाड़ी सिस्टम बॉम्बे डेक्कन में। अब बंगाल के सिस्टम की तरह रेवेन्यू डायरेक्टली रैयत के साथ, पेजेंट के साथ अब सेटल किया जाता था। जो पेजेंट काम करता था ना, अब इसमें जमींदार गए, सीधा रैयत को पकड़ो, पेजेंट को पकड़ो, दैट्स इट। द एवरेज इनकम थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के साथ एस्टिमेट की जाती थी। कितना एक रैयत दे सकता है उसका असेसमेंट होता था और उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन स्टेट को जाता था। लैंड को सर्वे किया जाता था हर 30 साल में और रेवेन्यू रेट को इंक्रीज किया जाता था, यानी कि अब परमानेंट सेटलमेंट से अब रैयतवाड़ी सिस्टम की तरफ चल गए। तो अब रेवेन्यू डिमांड वेरी करेगी। अब रेवेन्यू डिमांड और प्रेजेंट डेप्थ, अब इसमें यही है कि पहला रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन में हुआ 1820 में, 1820 में। रेवेन्यू डिमांड काफी ज्यादा हाई थी। पेजेंट्स ने विलेजेस को छोड़ दिया, नए रीजन पे गए, नए एरियाज पे गए। सॉइल खराब थी, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल, तो प्रॉब्लम ज्यादा थी। जब बारिश नहीं होती थी, हार्वेस्ट बहुत कम होती थी, तो पेजेंट्स रेवेन्यू नहीं दे पाते थे। और अगर कोई पैसे नहीं दे पा रहा है तो उसके क्रॉप को ले लिया जाता था, फाइन इंपोज किया जाता था पूरे के पूरे गांव पे। तो ये सिस्टम बड़ा खतरनाक था। कंपनी परमानेंट सेटलमेंट से रैयतवाड़ी सिस्टम पे आ गई, मतलब अब सीधा पेजेंट से पैसे कलेक्ट करती थी। लेकिन पेजेंट क्या करे? पेजेंट, ये सब कुछ डिपेंड करता था वेदर पे, रेनफॉल पे। अब कई जगह नहीं होती थी, खेती बहुत खराब होती थी, लेकिन रेवेन्यू तो चाहिए, लगान तो चाहिए। तो कई बार क्या, अगर आप नहीं लगान दे पा रहे हो
तो पूरे के पूरे विलेज पे फाइन लगा दिया जाता था और आपके क्रॉप भी छीन लिए जाते थे, यानी कि अब आपको खाने के पास भी कुछ नहीं है। तो 1830 में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खराब हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत नीचे गए और ये अगले 10 सालों तक ऐसे ही रहेंगे, यानी कि पेजेंट्स की इनकम और ज़्यादा डिक्लाइन हुई। ऊपर से फैमिन 1832 1834 में जो सूखा पड़ा इसमें, और अब कर्ज जो था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। लोन्स जो यहाँ पे दिए जा रहे थे वो पेजेंट्स वापस नहीं दे पा रहे थे। मनी लेंडर्स उस समय लोन देते थे, ठीक है, जो साहूकार होते थे वो पैसा देते थे, लेकिन पेजेंट्स पैसा वापस ही नहीं दे पा रहे थे। 1840 में ऑफिशियल्स को ये भी एविडेंस मिला कि हर जगह पेजेंट कर्जे में डूबे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक रिकवरी के साइन भी मिले कि थोड़ा बहुत ब्रिटिश ने इस सिस्टम को हल्का सा मॉडरेट किया, ठीक है, डिमांड को मॉडरेट किया, और ब्रिटिश ने पेजेंट्स को एनकरेज किया कि आप अपनी कल्टीवेशन को एक्सपैंड करो। लेकिन कल्टीवेशन को एक्सपैंड करना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कल्टीवेटर्स को चाहिए था पैसा, ठीक है। कल्टीवेटर्स अपने पास्चर लैंड, नए एरियाज को कल्टीवेटेड लैंड्स में, फील्ड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, उसके लिए पैसा चाहिए कल्टीवेशन में। अब इसके लिए कैटल प्लॉ चाहिए, तो प्लॉ के लिए कहाँ पे जाएंगे? सीड्स, लैंड्स के लिए पैसा चाहिए, अगेन मनी लेंडर्स के पास जाएंगे लोन्स के लिए। कॉटन बूम 1860 में कॉटन बूम आया। कपास जो है वो ब्रिटेन में इंपोर्ट किया जाने लगा, जो कि अमेरिका से आता था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने बोला क्या बात है, कॉटन बूम बहुत अच्छा है। ब्रिटिश अमेरिका में स्लेवरी पूरा कॉटन पे बेस्ड थी, तो ब्रिटिश जो है वो अमेरिका पे ही डिपेंडेंट था कॉटन के लिए, कपास के लिए। अब 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन में फाउंड हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी को फॉर्म किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि कॉटन बढ़ाओ। भारत को क्योंकि देखिए अमेरिका तो ब्रिटिश के हाथ से चला गया था, लेकिन भारत को ऐसे देखा जाता था क्या बात है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भारत है, ब्रिटेन में कॉटन बहुत बिकता है तो तुम ही से ही कॉटन लेंगे। ओके, सो यू विल गिव अस दी कॉटन, यू विल सप्लाई दी कॉटन टू अस। तो यहां पे कॉटन भारत से उगाया गया। यस, तो अगर अमेरिका सप्लाई नहीं कर पाता था तो भारत से कॉटन उगाया जाता था। लेकिन कॉटन आपको पता है कि ब्लैक सॉइल में कल्टीवेट होता है। ब्लैक सॉइल को बेसिकली जो आपको साउथ में ज़्यादा मिलेगी, तो सूटेबल सॉइल, फेवरेबल क्लाइमेट भी चाहिए आपको कॉटन कल्टीवेशन के लिए, और चीप लेबर चाहिए। कॉटन कल्टीवेशन बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, अगर हाथ से कर रहे हैं बहुत मुश्किल होता है। इसी दौरान अमेरिका में सिविल वॉर हो गया, और अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ तो और जो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉटन का जो एक्सपोर्ट्स था, मतलब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यहाँ पे ब्रिटिशर को। ये देख सकते हैं ना, ये कॉटन को ऐसे ट्रेन से ले जाया जाता था हर जगह। तो कॉटन प्राइसेज जो थे वो नीचे गए, और जो बॉम्बे में बिजनेसमैन थे दे वर कीन टू सिक्योर एज मच कॉटन एज पॉसिबल। ब्रिटिश को कॉटन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये जो मर्चेंट्स थे ये जितना हो सके कॉटन लेते थे, जितना हो सके कॉटन को सिक्योर करते थे। ये अर्बन साहूकार्स को एडवांसेस देते थे, जो मनी लेंडर्स को पैसे देते थे। मतलब बिजनेसमैन पैसे दे रहा है साहूकार को, साहूकार पैसे दे रहा है मनी लेंडर्स को, और मनी लेंडर्स बोलता था कि कोई बात नहीं, कॉटन हम लाएंगे, कॉटन गांव में उगाया जाएगा ना, तो इस तरीके से ये चेंज चलती थी, ताकि क्रेडिट फ्लो भी बढ़िया रहे और कॉटन भी मिलता रहे। लेकिन तभी लोन दिया जाता था जब ये सिक्योर होते थे कि हाँ पैसा वापस आ जाएगा। तो डेक्कन में इसका, क्योंकि डेक्कन में ब्लैक सॉइल आपको ज्यादा मिलेगी, इस डेवलपमेंट मतलब ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब काफी इंपैक्ट रहा 1860 से लेकर 64 तक। कॉटन एकरेज जो है वो डबल हो गया। 1862 आते आते 90% जो कॉटन था जो ब्रिटेन में जाता था वो भारत से आ रहा था, तो इसको कॉटन बूम कहते हैं। लेकिन अगेन ब्रिटेन में तो ब्रिटिश खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन भारत के जो किसान थे उनको एक ढेला नहीं मिल रहा था। रिच पेजेंट्स को पैसा मिल रहा था, ब्रिटेन पैसा कमा रहे थे, बिजनेसमैन पैसा कमा रहे थे, लेकिन जो बाकी जो काम कर रही थी 80 to 90% लोग वो पैसा नहीं कमा रहे थे, वो अच्छे खासे डेट में थे, कर्जे में डूब गए। ऐसा अब 1865 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो अगेन कॉटन का एक्सपोर्ट, भाई सिविल वॉर है इधर, अमेरिका से में अब तो कॉटन जाएगा नहीं अमेरिका से ब्रिटेन में, तो भारत से जाता था। तो जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो फिर से एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन रिज्यूम होता है, और अब भारत में जो कॉटन है उसकी डिमांड को इंक्रीज किया गया।
लेकिन वही है कि इधर अमेरिका से कॉटन आने लगा, तो अब यहां पे जो मर्चेंट साहूकार मनी लेंडर्स थे वो अब पेजेंट्स को पैसा नहीं दे रहे थे। अब वो बोल रहे थे कि हमने जो तुमको पैसा दिया है अब वो चुकाओ पहले। ऊपर से रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज हो गए 50 से 100%। तो अब क्या होगा बताइए? अब होगा फिर से विद्रोह। मनी लेंडर्स पेजेंट्स को पैसे ही नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉटन की डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि इधर अमेरिका में सिविल वॉर हो गया। अमेरिका में ब्रिटेन से कॉटन आता था, तो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, भारत से कॉटन की डिमांड बढ़ी। कॉटन की डिमांड बढ़ी तो कॉटन उगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ये पैसा देते थे पेजेंट्स को। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये चेन थी, पैसा देते थे पेजेंट्स को, मनी लेंडर्स हो गए, साहूकार, ये सब। लेकिन जैसे ही अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ, वापस कॉटन की डिमांड वहां पे, मतलब अब सब कुछ सही हो गया। तो अब यहां पे पेजेंट को पैसा क्यों देंगे? तो अब बोले कि जो हमने तुमको पैसा दिया था, यहां पे मनी लेंडर्स बोलते थे पेजेंट से, वो हमको वापस करो। लेकिन इनके पास पैसा वापस करने को था ही नहीं। ये चीज, बहुत ज्यादा कर्ज में थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स फॉर देयर सर्वाइवल। और मनी लेंडर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जो पैसे देता था बहुत इनसेंसिटिव थे। कह रहे हम क्या करें इसमें, तुमको पैसा दिया है। वो मूवी नहीं थी मदर इंडिया, उसमें आपने देखा होगा, जो पैसा देता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे मरो चाहे जियो। ऊपर से कस्टमरी रूल था कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये रूल को भी ब्रोक किया गया। तो रैयत जो थे, जो पेजेंट्स थे, वो इन मनी लेंडर्स को बहुत ही, ये कि यही इन्हीं की वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई है, यही लॉ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अकाउंट्स को फोर्ज कर रहे हैं। तो ब्रिटिश ने फिर एक लिमिटेशन लॉ पास किया इसको टैकल करने के लिए, कि जो लोन बॉन्ड साइन हुए हैं मनी लेंडर्स और रैयत के बीच में, 3 साल की उसकी वैलिडिटी रहेगी। अब ये 3 साल की वैलिडिटी क्या, इससे ये होता था इंटरेस्ट कितना आया है, 3 साल में कितना इंटरेस्ट दिया है। मनी लेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए लॉ आया था कि ठीक है, इंटरेस्ट को मैनिपुलेट, क्योंकि इंटरेस्ट अगर 12% है तो ये 15-16% चार्ज करते थे, और यहां पे क्या पता चलना है पेजेंट्स को, तो इसीलिए ये कॉलोनियल लॉ आया। लेकिन अगेन मनी लेंडर्स ने इस पूरे लॉ को बदल के रख दिया। उन्होंने नया बॉन्ड साइन करवा लिया 3 साल के लिए, हर 3 साल पे। तो न्यू बॉन्ड जब साइन करवाया, जो अनपेड बैलेंस था, ओरिजिनल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, दैट वाज एंटर्ड एज द प्रिंसिपल। खत्म। नए बॉन्ड में एक तो आपका जो अनपेड बैलेंस था, जो आपने पैसा चुकाया नहीं है, ठीक है, 1,000 रुपए दिया आपको, 1,000 रुपए में 10% इंटरेस्ट मान लो लगा, तो 1,100 रुपए हो गए। तो 1,100 रुपए आपको हमको देना है, ठीक है। अब उस पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और ज्यादा पैसा आपको देना है। तो वैसे ही यहाँ पे किसानों के पास पैसा नहीं है और पैसा, हालत खराब होगी। तो डेक्कन रायट कमीशन आई। तो यहां पे, तो अब इसमें यही है कि रईस ने बोला कि मनी लेंडर्स इनको सप्रेस करें, ऑप्रेस कर रहे हैं। पैसा हम दे रहे हैं लेकिन रसीद दे ही नहीं रहे हैं। जब लोन हम पे कर रहे हैं भाई, जब आप लोन पे बैक करोगे तो आपको एक रसीद मिलती है ना, तो रसीद ही हमको नहीं दे रहा। ऊपर से ये अपने आप से फिगर डाल रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कि 1,100 रुपए आपने लिए, 1,100 रुपए दे दिए, रसीद कोई नहीं मिलेगी। ये जो मनी लेंडर्स है वो अपने आप से मैनिपुलेट कर रहे हैं फिगर को। तो नया बॉन्ड, नया थंब इंप्रेशन, हमको अंगूठा लगा रहे हैं, नए डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है, जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो डेक्कन रैयत कमीशन में ये पिटीशन फाइल हुई थी ऐसा। और ऊपर से मनी लेंडर्स क्या करते थे, ये जो हार्वेस्ट है ये लो प्राइस पे ले लेते थे। हार्वेस्ट अच्छी खासी होती थी और कम पैसे पे लेते थे, और उसके बाद पेजेंट्स की प्रॉपर्टी भी ले लेते थे ये। तो इनके पास कोई चॉइस ही नहीं होता था, क्योंकि सरवाइव करने के लिए इनको लोन की जरूरत होती है। मनी लेंडर्स के पास ये जाते थे, लेकिन मनी लेंडर्स बोलते थे बॉन्ड साइन करो, इसके बिना हम आपको लोन नहीं देंगे। तो जब ब्रिटिशर को पता लगा तो फिर इनका दिमाग खराब हो, कह रहे ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये जो डेक्कन रैयत कमीशन, इससे हमको बहुत कुछ पता लगता है। हिस्टोरियंस इससे बहुत कुछ पता लगाते हैं। जो रिपोर्ट्स है ना, उससे काफी कुछ पता, वो हिस्टोरियन के लिए एक सोर्स है, हिस्टोरियोग्राफी के लिए, ठीक है। काफी इंक्वायरी की यहां पे, ठीक है। यहां पे सेटलमेंट जो थे, स्टेटमेंट जो थे रैयत के, उनके साहूकार, आई विटनेसेस, सब कुछ, रेवेन्यू रेट, प्राइस, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड। सारे एविडेंस को प्रेजेंट करने के बाद कमीशन ने यही बोला कि यहां पे जो सरकार की डिमांड है, इट इज नॉट द कॉज ऑफ द प्रेजेंट एंगर। ये मनी लेंडर्स हैं। हमारी डिमांड पेजेंट को गुस्सा नहीं दिला रही है, मनी लेंडर्स को ब्लेम करना सबसे ज्यादा वो है।
और ये कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में पाया जाता है कि ब्रिटिश सही है, मनी लेंडर्स की वजह से यहां पे प्रेसिडेंट गुस्सा है। अब हालांकि कॉलोनियल गवर्नमेंट के तरफ से भी काफी रिलेक्टेंस था, है ना, कि सरकार की वजह से भी पॉपुलर डिसकंटेंट है, क्योंकि अगर सरकार ये सब नहीं करती तो मनी लेंडर्स इतने ज्यादा ताकतवर नहीं होते। तो ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।